एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज एक नई वीडियो को लेके आए हैं जिसमें हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर के एमसीक्यूज को किया है, 50 एमसीक्यू को किया है जो आपको डायरेक्टली झारखंड एकेडमिक काउंसिल को टारगेट करता है। ये वीडियो आपको केमिकल काइनेटिक्स के 50 एमसीक्यू लेके आएगा। हालांकि इस वीडियो में आपके 50 एमसीक्यू नहीं होंगे, 25 एमसीक्यू होंगे। 25 एमसीक्यू पार्ट 2 में होगा, है ना। आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और पहले तो कोशिश करना है कि साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चंस जब स्क्रीन पे आता है तो आप पहले से ट्राई करिएगा, है ना। पहले कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस बनाने का, अगर आपसे बनता है तो बेटर, नहीं बनता है तो आप देखिएगा कि क्या आंसर हुआ और कैसे आंसर हुआ। ये बहुत जरूरी है जानने का कि आंसर कोई अगर सही है तो क्यों सही है, ये बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ आंसर नहीं मैच कराना है, रीजन के साथ। हो सकता है आप किसी अप्रोच से कोई आंसर को लाए हों और वो आपका रॉन्ग अप्रोच हो, इसलिए आप जब मैं कोई क्वेश्चन को कराता हूं तो आप उसका अप्रोच भी देखिएगा कि वो अप्रोच क्या सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार हमारा आंसर तो सही हो जाता है, अप्रोच गलत होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो का, जैसे जो भी मैं नोट्स देता हूं या कोई वीडियो चाहिए या वीडियो का आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपको नोट्स अगर चाहिए होता है, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जा करके आप उस लिंक को कॉपी करिएगा, लिंक को आप फॉलो कीजिएगा तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसमें आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी तरह का डाउट हो, वहां भी आपको सब सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ साथ आपको सीबीएसई बोर्ड, साथ साथ आपको जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन को भी टारगेट करेगा, है ना। नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि स्पेशल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें केवल नीट के क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो अलग वीडियो होगा। लेकिन इस वीडियो में भी आपको नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक्स तो वहीं से मिल जाता है आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सीधे टारगेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर आप बना पाए कुछ क्वेश्चन को खुद से तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो आप लोगों को क्या बताता है, हमें क्या बताता है। रेट का मतलब स्पीड होता है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड हमें क्या बताता है। ऑप्शन द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो ये बताता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं भाई। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, क्या ये बताता है रिएक्शन की कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, नहीं। रिएक्शन का रेट क्या बताता है। हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ऑब्वियसली कोई रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है या कितना धीरे से हो रहा है वो हम लोग को रिएक्शन का रेट बताता है। रेट का मतलब क्या, स्पीड। स्पीड क्या बताएगा हमें, रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है या कितना धीरे होता है ये बताएगा ना। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। बहुत बेसिक सवाल है, रिएक्शन का स्पीड हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितनी तेजी से या कितनी धीरे से हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2 द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन बाय एक्सप्रेशन। आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम होता है ना। रिएक्शन का रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्शन आपका 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2, तो इसमें कह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन आप क्या लिखिएगा। आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट जब भी आपको लिखना पड़ता है तो आप कैसे लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट है वो आपका डिवाइड में होता है, तो यहाँ 2 है तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन NO2 का क्या होगा, तो NO2 नहीं होगा, dN2O5/dt, ये कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt। ठीक है, अब आप एक चीज और पढ़े होंगे कि रिएक्टेंट के लिए हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, -1/2 dN2O5/dt। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको यहाँ पे डी लगाना होता है। अगर ये एवरेज रेट लिखा रहता है तो आपको यहाँ डेल्टा लगाना पड़ता। बराबर, ये किसके बराबर होता है बोलिए, प्रोडक्ट कौन सा है आपका, NO2, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो क्या लिखिएगा 1/4 dNO2/dt, ये लिखाएगा, है ना। इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, तो यहां पर अगला प्रोडक्ट क्या है आपका O2, तो क्या लिखिएगा dO2/dt। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होगा रेट का। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन दिया हुआ, इसका रेट का एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा -1/2 dN2O5/dt 1/4 dNO2/dt = dO2/dt।
अब मिलाइए ये कौन सा ऑप्शन में आपको सही है, आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, रेट बराबर -1/2 dN2O5/dt 1/4 dNO2/dt बराबर dO2/dt, ये है आपका सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना। देखिए मैं आपको बता दें, थोड़ा सा इंक्रीज करके थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दिया, -1/2 dN2O5/dt 1/4 dNO2/dt dO2/dt, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर था सी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका है बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था। देखिए इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फिर से लिखा हुआ है कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2N2O4 रिवर्सिबल दिया हुआ है और बन रहा है 4NO2। अब इसमें आपको कुछ दिया हुआ है कि -dN2O4/dt का वैल्यू को k माना है और dNO2/dt का वैल्यू को k डैश माना है, और उस k और k डैश में क्या रिलेशन है ये पूछा है। तो पहले आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो क्या लिखिएगा, -1/2 dN2O4/dt इक्वल टू 1/4 dNO2/dt, ये लिखेगा आप, है ना, ये आप लोगों को है। अब इसमें एक चीज क्या दिया हुआ, ये आप रेट एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखा, ये भी आपका क्या है, R इंस्टेंटेनियस, जो आपने जस्ट अभी पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको -dN2O4/dt का वैल्यू को k माना है, मतलब इतना वैल्यू जो है आपका k है। -dN2O4/dt का वैल्यू क्या है आपका k, तो इसको लिख दीजिए k और नीचे क्या बचा रहेगा 2 इक्वल टू, इसी तरह से dNO2/dt का वैल्यू को k डैश बोला है, यानी कि dNO2/dt का वैल्यू को k डैश बोला है, तो आप इसको लिख दीजिएगा k-/4। कितना आसान है। अब इन k और k डैश का रिलेशन क्या होगा, यहीं से निकल जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में कट गया, तो k डैश इक्वल टू हो जाएगा 2k, k डैश इक्वल टू 2k, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, k डैश इक्वल टू 2k, यहां लिखा हुआ आपका k डैश इक्वल टू 2k, यहां भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरा का भी आंसर हो गया बी आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, आपने ऑफलाइन में पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। देखिए जरा सा, रेट एक्चुअली में होता क्या है, तो रेट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, कंसंट्रेशन यानी यहां क्या है, मोलैरिटी, इसलिए इसे मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा बोलिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मोल पर लीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन सही है, सी है। देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज है, ऑप्शन डी में भी वही लिखा हुआ है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर, ये एक्चुअली में सेकंड स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हालांकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो अब ये दोनों सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी, तो 4 का क्या हो गया आपका आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रिएक्शन का स्पीड किन पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा होगा रिएक्शन का जो स्पीड है मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये पूरे केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन का स्पीड जो होता है यानी कि रेट जो होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसे एक लॉ से भी एक्सप्लेन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेट लॉ, आपने ऑफलाइन में पढ़ा होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जिसके रहने ना रहने से रिएक्शन का स्पीड चेंज हो जाएगा। कभी कभी मैक्सिमम केस में कैटलिस्ट के रहने से रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं जो रिएक्शन के स्पीड को घटाते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में कैटलिस्ट के रहने से रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सही बात है, कैटलिस्ट, सही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है, मतलब तीनों पर डिपेंड करता है। एक ऑप्शन आपका क्या है बोलिए, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी। रिएक्शन का जो स्पीड है सभी पे डिपेंड करता है ना। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 आपका अच्छा क्वेश्चन है और 7 आपका एक न्यूमेरिकल है, उसे भी सॉल्व करते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, देखिए एक बात जान लीजिए, आपका रेट लॉ क्या कहता है, जैसे मान लिए कोई रिएक्शन आपका लिखा हुआ है A प्लस B से बन रहा है आपका प्रोडक्ट। आपने पढ़ा होगा कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ होता है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका जो कोफिशिएंट कितना है, A, यहाँ A नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, अल्फा, है ना। इसका कोफिशिएंट कितना है, B, और यहाँ B नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, बीटा। आपने पढ़ा होगा कि जो रेट लॉ है इसमें रिएक्टेंट का जो पावर है ये कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये कैसे डिसाइड होता है, आपने पढ़ा होगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है।
कैसे? एक्सपेरिमेंटली। ये हम लोग थ्योरेटिकली देख के नहीं बता सकते हैं कोई रिएक्शन को कि उसका रेट लॉ जो है यहां जो कोफिशिएंट ये पावर में होगा कि नहीं होगा। एक कंडीशन है उसको छोड़ करके, उस कंडीशन के बारे में वीडियो में मैं आऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा तब, है ना। रेट लॉ याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, हम लोग कोई नहीं होते रेट लॉ को डिसाइड करने वाले। मतलब ये जो कोफिशिएंट है यहां इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो आपने पढ़ा होगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। आपका एक टॉपिक है यहां पे कैटलिस्ट, सॉरी यहां तो है ही नहीं। मास पर डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वेट पर डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन रहता तो एक मतलब लोगों को समझ में भी आता शायद, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पर। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ाइएगा, के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। क्लियर है? तो यानी कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो 6 का आंसर का आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है अभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, और ये आपका न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन 2HI H2 + I2, एक रिएक्शन है आपका 2HI से बन रहा है H2 + I2। The concentration of HI decreases from 0.5 mol per liter to 0.4 mol per liter in 10 minutes। मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? देखिए अब आपसे यहां रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन एवरेज का है या इंस्टेंटेनियस का? हालांकि न्यूमेरिकल बनता एक ही जैसा है, फिर भी देखिए एवरेज के लिए आप डेल्टा लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए आप डी लिखते हैं। मैंने इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन भी कराया आपको। जब भी वो आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे दे और बीच में लगने वाले टाइम को दे दे, इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो समझ लीजिए वो एवरेज रेट का क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस का नहीं है। किसका है? एवरेज। और एवरेज के लिए आप क्या लिखेगा? RAV = वही -1/2, ये वही लिखाएगा, बस डेल्टा डी के जगह क्या लिखा जाएगा? डेल्टा, यानी कि डेल्टा HI/ΔT बराबर, अब प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेगा? डेल्टा H2/ΔT बराबर डेल्टा I2/ΔT। ध्यान रखिएगा, है ना। रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखा था, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोफिशिएंट आपका डिवाइड में जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, दोनों में कोफिशिएंट 1 था तो डिवाइड कुछ नहीं गया। बस अंतर होगा कि एवरेज में आप डेल्टा वर्ड यूज कीजिएगा और इंस्टेंटेनियस में आप डी यूज कीजिएगा, दैट्स इट, है ना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। HI का कंसंट्रेशन 0.5 से कितना हो गया? 0.4, 10 मिनट में। तो यहां लिखिएगा -1/2। डेल्टा का मतलब होता है आपका चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है बोलिए? 0.4 और इनिशियल कितना है आपका बोलिए? 0.5। इन दोनों को माइनस कर दीजिए और टाइम का कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर यही है आपका। तो 0.4 में से 0.5 जाएगा तो -0.1 बचेगा, लेकिन माइनस आगे में है तो +0.1/2 × 10, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा आंसर? 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 है आपका, यानी कि इसको ऐसे लिखिए 0.1/2 × 10, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 को आप क्या लिखिएगा? 0.5 × 10⁻, एक जीरो ऐसे जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 गया तो ऊपर 10 का पावर -2, 0.5 × 10⁻² आएगा। कोई ऑप्शन है आपका 0.5 × 10⁻²? नहीं है, 5 इंटू समथिंग दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस पॉइंट को इधर लेके जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा पॉइंट इधर जाएगा, 5 इंटू एक पॉइंट इधर गया तो 10 का पावर एक नेगेटिव आएगा। पॉइंट इधर जाने से 10 का पावर एक नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इधर गया पॉइंट आपका, आप क्या लिख रहे हैं 0.5 को 5 लिख रहे हैं, तो एक पॉइंट उधर गया ना आपका, 5.0 हो गया ना, है ना। तो आप एक पॉइंट उधर लेके गए तो 10 का पावर एक नेगेटिव चढ़ेगा, -2 पहले से है तो क्या हो जाएगा -3। यूनिट क्या हो जाएगा आपका बोलिए, ऊपर आपका क्या था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ही आप m लिखते हैं और टाइम क्या है, टाइम किस चीज में, मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट, ये ऑप्शन हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए हो गया। क्लियर। तो 7 का क्या आंसर हो गया, ए आपका, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 2SO3 is 1.28 into सॉरी एक मिनट 1.28 ये क्वेश्चन, हाँ, इंटू 10⁻⁵ ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन
2SO2 plus O2 2SO3 is 1.28 into 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज। ये क्वेश्चन पूछा आपसे, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, है ना। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए 2SO2 प्लस O2 से बन रहा है आपका 2SO3, ठीक है। अब कैसे पहचानिएगा कि आपका रेट इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है कि एवरेज का? क्या इसमें कहीं इनिशियल फाइनल दिया हुआ है क्या? यहां तो आपको सीधा का सीधा आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही दे दिया है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही दे दिया। अगर आपको सीधा सीधा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस दे दे तो समझ लीजिए वो एवरेज का क्वेश्चन नहीं, इंस्टेंटेनियस का है। तो आप क्या लिखिएगा बोलिए तो, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू -1/2 dSO2/dt बराबर -O2 dO2/dt बराबर 1/2 dSO3/dt। ये है, ये पहले सबसे पहला काम आपको ये लिखना होगा। अब डी लिखा है आपने, डेल्टा नहीं, याद रखिएगा। अब आपको क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 किसे कहा जाता है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि -dSO2/dt को ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 कहा जाएगा। माइनस कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने कोफिशिएंट ले लिया तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलता है तो आपको सिर्फ -dSO2/dt को ही लेना है। तो -dSO2/dt कितना है आपका बोलिए तो 1.28 इंटू 10⁻⁵ ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये। अब देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन ही एक्चुअली में ये दोनों आप देख रहे हैं क्या, बीच में कौन सा सिंबल है, सबके बीच में इक्वल। तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म के बराबर है या नहीं, बताइए। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर है, ठीक। तो आप इतना में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, देखिए ATQ क्या लिख सकते हैं बोलिए, -1/2 dSO2/dt इक्वल टू क्या 1/2 dSO3/dt लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। कितना आसान है आपका, देखिए 2 से 2 कट गया, मतलब dSO3/dt को ही dSO2/dt कहेंगे। मतलब जो आपका dSO2/dt है वही एक्चुअली में dSO3/dt भी है, यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 है वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ dSO3 भी है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वही हो जाएगा जो क्वेश्चन है, यानी यहां जो आपको दिख रहा है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका D8 का हो गया D। क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। 8 क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका D, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। इन द रिएक्ट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी देन रेट इज इक्वल टू। ये डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है झारखंड बोर्ड में। क्या है देखिएगा, आपने अभी रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ में क्या था, R इक्वल टू K A का पावर अल्फा और B का पावर बीटा। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B दोनों का वैल्यू 1 हो जाए तो R किसके बराबर होता है, तो बोलिए R किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। और K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसी को ही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो देखिए रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए अब यहां से आपके रेट लॉ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, देखिएगा बस ट्राई करिएगा। इन द रिएक्शन 2A + B A to B if the concentration of A is doubled and B is half then rate of reaction becomes। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मिलेंगे आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना। जैसे यहीं पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा जगह तो नहीं है, कैसे दिखा हुआ देखिए 2A + B A to B। तो आप बताइए इसका रेट लॉ क्या लिखेगा, तो बोले सर रेट लॉ है ना, तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्योंकि रेट लॉ के बारे में आपको यहां दिया हुआ है, इसको देख के रेट लॉ मत लिखिएगा, यहां लिखा हुआ है इन द रिएक्शन इतना इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled and B is half then the rate of reaction is। तो आप क्या लिखिएगा, R इक्वल टू A है ना, और R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। देखिए एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, रेट लॉ नहीं दिया है, आपको सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है और इसी में बोल दिया कि A को डबल और B को हाफ कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार सरप्राइज आपके एग्जाम में आ जाते हैं जहां आपको रेट लॉ नहीं दिया रहता है। हम लोग अब मैंने आपको जस्ट सिखाया है कि जब तक आपको रिएक्टेंट रेट लॉ नहीं देगा आप अपने से रेट लॉ नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते हैं 2 और यहाँ पावर 1, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको रेट लॉ दिया नहीं है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहां आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको रेट लॉ नहीं मालूम है, रेट लॉ नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको दे दिया है कि A को डबल B को हाफ करेंगे तो रेट पर क्या असर पड़ेगा, तो जो आपका कोफिशिएंट है आप उसी को पावर बना सकते
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ रेट लॉ दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन मुझे भी, मैंने कई बार देखा है कि आपको रेट लॉ नहीं देता है, आपको सिर्फ रिएक्शन दे देता है और इसी में बोलता है ए को डबल या बी को हाफ कर देंगे तो रेट पर क्या असर पड़ता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में जो कोफिशिएंट है उसको आप पावर में बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आपको बिना सॉल्व किए भी आप बना सकते थे, बिना आपको कैलकुलेशन किए। ए को क्या कहता है, डबल कर देना। अब बताइए ए को अगर हम डबल कर दें और बी के बारे में क्या करता है, हाफ, बी को अगर हाफ कर दें तो रेट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, है ना। मान लेते हैं नया रेट है आर डैश बराबर के। अब ए को बोलता है डबल करने, तो इसे लिख देते हैं 2a का होल स्क्वायर, और बी को बोलता है हाफ करने के लिए, तो लिख देंगे b/2 पावर 1, है ना। अब देखिए क्या करिए यहां से, क्योंकि जगह नहीं है मैं इधर ही बना रहा हूं, आर डैश इक्वल टू के। अब क्या है, ये 2 को बाहर निकालिए, जो कोफिशिएंट उसको बाहर निकालिए। तो 2 बाहर नहीं निकलेगा, एक्चुअली में 2 का स्क्वायर है, तो कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 4 यहां से बाहर निकल गया, है ना। और इधर से आपका क्या बाहर निकलेगा, 1/2। यहां आपका क्या है बोलिए तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2। तो इधर बचा क्या बोलिए तो a का स्क्वायर बचा, और b का पावर क्या बचा बोलिए 1 बचा, इतना ही बचा ना। अब आप इसे 2 से काट दीजिए, काट दिए तो r डैश बराबर क्या आ गया बोलिए तो 2k a का स्क्वायर और b का पावर 1, यही बचा। तो r डैश इक्वल टू क्या हो गया, ये कितना है आपका बोलिए 2ka स्क्वायर और b का पावर 1 को आप क्या माने हैं, r माने हैं, तो यह हो जाएगा क्या, r डैश इक्वल टू 2r। यानी कि अगर a को डबल और b को आधा करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। रेट क्या हो जाता है, डबल, 2r, है ना। तो आपको लिखना होगा इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। मैंने आपको कहा इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ही आपको एक प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि सर इसमें रेट लॉ नहीं दिया हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको रेट लॉ नहीं दिया है तो आप क्या करिए, वही जो तरकीब मैंने बताया, इस रेट को ही, इसका जो रिएक्शन है उसी से आप डायरेक्ट रेट लॉ लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इंक्रीजेस 2 टाइम्स। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, जगह कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक काम करिए, आप क्वेश्चन पहले 12 बनाते हैं फिर 11 बनाएंगे, क्योंकि 12 इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए यहां पर एक चीज क्वेश्चन में होना चाहिए था, मैंने आपको कहा था, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + y x2y, यहां पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3x + y = x2y, x2y नहीं होना चाहिए, x3y होना चाहिए, या फिर यहां 2 होना चाहिए, है ना, या x3y ही होना चाहिए, ये x3y होना चाहिए शायद, ठीक है। देखिएगा बैलेंस तो है ही बाकी आपका। हाँ देखिएगा इसमें क्या है, अगर आपको कोई ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, अब बोलेगा सर इसमें भी तो रेट लॉ नहीं दिया हुआ है, फिर कैसे पता करेंगे कि a को डबल, b को डबल या x को डबल और y को करने से क्या होगा। क्या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिएगा, हम लोग रेट लॉ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक शर्त पर लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है वर्ड तो। कौन सा रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, तब आप रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तब आप लिख सकते हैं R बराबर के, ए नहीं है सॉरी, क्या है x का पावर कितना है बोलिए, यहां पर कोफिशिएंट 3, तो लिख देगा कोफिशिएंट 3, और y का कोफिशिएंट कितना है बोलिए 1, तो लिख देगा 1, सीधा, है ना। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाले में तो मैंने लिख दिया था, ऊपर वाले में एक्चुअली में हम लोग क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहां भी आपका होना चाहिए था इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां इस क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, क्या लिखाना होना चाहिए, एलिमेंट्री। या तो आपको रेट लॉ दे दे, या तो क्या दे दे, रेट लॉ, सीधा सीधी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ रिएक्शन दिया है तो इसको लिखना चाहिए था एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जो एक स्टेप में हो। उस जगह पे एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आप सीधा रेट लॉ लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सीधा रेट लॉ लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन क्या हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स रेट चेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज डबल्ड। बोलता है इसको डबल कर दीजिए, है ना, और y को हाफ कर दीजिए, y को हाफ कर दीजिए। सेम वही आपका क्वेश्चन है ना, इसको डबल इसको हाफ करना है, तो क्या करिएगा, इसको कर दीजिए r। ये तो आपका r था, एक काम करते हैं, ऊपर जगह हो चुका है तो मैं इसे जो है ऊपर यहां बना देता हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। अब इसे लिख देता हूं r डैश इक्वल टू के x टू डी पावर, इसको बोलता है डबल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए 2x का पावर 3, और y को क्या बोलता है हाफ करने के लिए, तो y/2 का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब बताइए रेट पर क्या असर पड़ेगा, कोफिशिएंट निकालिए, क्या निकलेगा यहां से, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां से कितना निकलेगा, आधा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए r डैश इक्वल टू के इंटू 1/, यहां निकलेगा 8 आपका, और इधर से 1/2 बाहर निकलेगा, 1/2। यहाँ भी तो 4 टाइम्स हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है आंसर, है ना। और इसके बाद आपको इधर बचा क्या बोले तो x टू डी पावर कितना बचा 3, और y टू डी पावर कितना बचा 1।
अब एक बात बताइए, x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 1 आपका किसके बराबर है? r के बराबर है ना? किसके बराबर है आपका? r के बराबर है, यानी कि पहला वाला रेट के बराबर। इसको r1 क्वेश्चन में लिख रहा है ना, तो पहला वाला रेट के बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा कितने बार में? 4। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए है ना। तो बताइए r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? r डैश इक्वल टू 4k और x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 1, और x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 1 को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, r बोलेंगे, है ना। ये r है आपका, तो r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r। सेम वही क्वेश्चन है जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो r डैश, यहां पर r डैश और r यूज ना करके इसके जगह पर r1 यूज किया है, और यहां पर r डैश, बार बार मैंने r डैश लिख दिया है, इसके जगह पर क्वेश्चन में r2 यूज किया है। क्या फर्क पड़ता है? r2 यूज किया है। ठीक है, तो r2 कितना r हो गया? 4r। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा आपका d, r2 इक्वल टू 4r। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था? किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बोलेंगे सर आप दोनों रिएक्शन में कैसे लिख दिए? शर्त है रिएक्शन क्या होना चाहिए? एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री है तो आप रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कोफिशिएंट है वही पावर हो जाएगा। उसके बाद आप a को डबल, b को हाफ, जो करना कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपका लगभग सेम था। यहाँ पर मिस्टेक होगा, जरूर उसको सुधार लीजिएगा। x2 नहीं होगा, ये x3 होगा, बैलेंस नहीं था आपका रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सॉरी, इसमें क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ है, इसे मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन k इक्वल टू इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्शन? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी होगा आपके डीपीपी में। क्या करना है, देखिए आपको k का यूनिट याद रख लेना है, एक जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मोल का पावर 1 माइनस n, L का पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। ये k का जनरल फॉर्मूला है। अलग अलग ऑर्डर के लिए k का यूनिट अलग अलग होता है, याद रखिएगा। अलग अलग ऑर्डर के लिए k का यूनिट अलग अलग होता है। यहां पर आपका n क्या है? आपका ऑर्डर है। n क्या है? आपका ऑर्डर। तो आपसे पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, बोलते हैं ये किस ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, आपको इसके वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इसका यूनिट देखना है। बोलिए क्या है? पर सेकंड। तो आपको क्या देखना है कि n का कौन सा वैल्यू को पुट करेंगे कि पर सेकंड आ जाए। n का वैल्यू क्या रखेंगे कि पर सेकंड आएगा, है ना, क्योंकि k का जनरल फॉर्मूला ये है, n ही आपका ऑर्डर है, ये जनरल फॉर्मूला है। यहां पर n क्या है? आपका ऑर्डर। तो n का वैल्यू क्या रखें कि पर सेकंड आए? तो देखिए n का वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 0, मोल का पावर 0 हो जाएगा। 1 यहां रख देते हैं तो L का पावर 1 माइनस 1 0 पर सेकंड आता है। तो देखिए अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो k बराबर क्या आता है? k बराबर आता है मोल का पावर 0, L का पावर 0 पर सेकंड, और ये दोनों का पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो k बराबर हो गया आपका क्या? पर सेकंड। तो k का यूनिट क्या आएगा? पर सेकंड। कब? जब आप n का वैल्यू क्या रखते हैं? 1। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ये जो आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, ये किस ऑर्डर के लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलिए तो कितना आसान क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप यूनिट देखिएगा। यूनिट में देखिएगा कि n का क्या रखने पर वैल्यू ये आता है। अगर 1 रखने पर आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, 0 रखने पर आता है 0 ऑर्डर, सेकंड रखने पर आता है तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वही क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर एरो छुटा हुआ है। देखिए यहां रिएक्शन क्वेश्चन है 2NO2 प्लस O2 गिव्स 2NO2। ठीक है, अब इसका भी रेट लॉ लिखना है। तो बोलिएगा सर रेट लॉ, फिर आप बोल दिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट लॉ तो आता नहीं है इसका। तो देखिए ये आपको ऑफलाइन में मैंने बताया होगा, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसका रेट लॉ आपको मैंने बताया है। ये रियल एग्जांपल है। रियल एग्जांपल में आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ पता होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ मैंने आपको क्लास में बताया था। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। यही होता है रेट लॉ, मतलब जो कोफिशिएंट है वही पावर, 2 2 1 1। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट है वही पावर लगा दीजिएगा। यहाँ पे जनरली सही ही होता है ना। अब क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ वॉल्यूम इज डबल्ड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कंसंट्रेशन इज डबल्ड। इसके कंसंट्रेशन को डबल कर देते थे, इसको हाफ कर देते थे, इसको डबल, इसको डबल। यहां कहता है वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो रेट पर क्या असर पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम इज डबल्ड, ये लिखा हुआ है आपको। वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो सुनिएगा, जब वॉल्यूम डबल होता है, क्या मैंने कहा? जब वॉल्यूम आपका डबल होता है ना, तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, कंसंट्रेशन होता है आपका मोल पर लीटर, है ना। तो ये लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। नंबर ऑफ मोल को एम लिखते हैं, वॉल्यूम को आप क्या लिखते हैं? लीटर को आप क्या लिखते हैं? वॉल्यूम लिखते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। यानी कि अगर आप वॉल्यूम को डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन आपका आधा हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को आधा करते हैं
आधा मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझे? कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम इज डबल्ड, यानी कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। अगर वॉल्यूम 2 गुना होगा तो कंसंट्रेशन आधा नहीं हो जाएगा, जरा बताइए तो, है ना? तो वॉल्यूम इज डबल्ड का मतलब कंसंट्रेशन इज हाफ्ड, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन को आधा कर दीजिए, मान लीजिए R डैश इक्वल टू K, है ना, इसको आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए? NO2/2 का होल स्क्वायर और O2/2 का पावर 1, ये हो जाएगा आपका, है ना? सॉरी, क्या लिखा हुआ था? R डैश इक्वल टू K NO2 का पावर 2 O2 का पावर 1, ये हो गया आपको। तो R डैश इक्वल टू K, NO2 को क्या कर देना है, मैंने क्या कहा? आधा कर देना, आधा कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपको? NO2/2 का होल स्क्वायर और O2/1 का पावर 1, है ना? कंसंट्रेशन को आधा करना है, ठीक? तो आधा कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आपका कौन सा कोएफिशिएंट बाहर निकलेगा? सिर्फ ये देखिए कितना बाहर निकलेगा, 1/4 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? 1/4। ओह, यहाँ भी आधा होगा ना, यहां से आपका कितना बाहर निकलेगा? 1/4, और यहां से कितना निकलेगा? 1/8, 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, 1/8 बाहर निकलेगा, यानी कि R डैश इक्वल टू 1/8 K NO2 का पावर 2 और O2 का पावर 1, और इतना किसके बराबर है? R के बराबर है। तो R डैश इक्वल टू R/8, यानी कि रेट आपका 8 टाइम्स घट जाएगा। विल बिकम्स 1/4, विल बिकम्स 1/8, विल बिकम्स 4/1 विल बिकम्स 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? विल बिकम्स 1/8 टाइम्स। इनिशियल का कितना हो गया? 1/8। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वॉल्यूम डबल्ड तो कंसंट्रेशन हाफ, वॉल्यूम हाफ्ड कंसंट्रेशन डबल्ड, एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन है, इसका रेट आपको ये दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। R बराबर लिखा हुआ है K, A का पावर है 1/2, B का पावर है 1/3, C का पावर है 1/4। ऑर्डर बताना, तो ऑर्डर क्या होता है बोलिए? इन सभी के जोड़ को ही ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, 1/4, सबको जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना होगा? 12, 4 3 2 का 2 6 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया बोलिए? 6 4 10, 10 और 3 13, 13/2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। 13/12 आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 13/12। कितना आसान क्वेश्चन था, रेट लॉ दिया हुआ है, पावर जोड़ दीजिए, वही इसका ऑर्डर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, 14 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको देखिए, ये आपका जैक 2020 का क्वेश्चन है। अब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखना शुरू हो जा रहा है, इसके पहले तक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शायद नहीं मिला था। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है? ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, और आपको पढ़ाई हो, क्लास में पढ़े होंगे आप मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। सुनिए, जैसे आप A प्लस B से प्रोडक्ट लिख रहे हैं, है ना, तो आप बताइए A का कितना मॉलिक्यूल या एटम कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया है? तो A का 1 और B का भी कितना? 1। तो जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के लिए कोलाइड करते हैं, कोलाइड मतलब होता है टक्कर लगाना, जितने रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी संख्या को कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलरिटी। A B जितने एटम्स कोलाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोलाइड में भी एक वर्ड लगाया जाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, जैसे A इधर से आया, B इधर से आया, दोनों साथ साथ जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे इनकी संख्या को ही कहा जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। सिंपली मॉलिक्यूलरिटी में गिनिए, A का क्या एटम है? 1, B का क्या एटम है? 1, दोनों कितना कंबाइन किया होगा? 1 + 1 2, 2 को टकराया होगा, तो इसको मॉलिक्यूलरिटी इसका कहा जाएगा 2। अगर आपका यहां लिखा रहता 2A + B, अब पूछता है बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? तो A का कितना एटम है? 2, B का कितना एटम है? 1, 2 और 1 कितना? 3, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 3। अगर आपका यहां लिखा रहता 3A + B, है ना, तो 3 का कितना एटम है? 1, और B का कितना एटम है? आपका 1, तो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाता है? 4। नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी आपका 4 नहीं हो सकता। बोलेगा सर क्या दिक्कत है? तो सुनिए, 4 स्पीसीज का साइमल्टेनियस कोलिजन एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, मैं 4 बॉल को एक साथ टकराने की कोशिश करूं, क्या साइमल्टेनियसली टकराएंगे? क्या ये 3 को टकराया बॉल, क्या इससे टकरा पाया? ये नहीं। 4 स्पीसीज का साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
4 नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0 और मोर देन 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें पूछा है कि ट्राई मॉलिक्युलर कौन है जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। तो देखिए 3 एटम किस में टकरा रहे हैं, यहाँ तो 1 है बेचारा, यहाँ आपका 2 है और यहाँ देखिएगा 2 NO है और 1 Br2 है, तो 2 और 1 कितना 3, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है 3, मॉलिक्युलरिटी 3 है, इसलिए इसे कहा जाएगा ट्राई मॉलिक्युलर, इसलिए इसको ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 का आंसर हो गया सी। क्लियर। चलिए R इक्वल टू के H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कितना आसान एग्जाम्पल है, आपको जैक 2019 ने पूछा है। यहाँ कंसंट्रेशन का पावर कितना है, बोलिए 1, कुछ नहीं तो 1 है। बोलता है ये किस तरह के एग्जाम्पल का रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा, कुछ नहीं, पावर है तो 1 है, यानी इसका ऑर्डर 1 हुआ, और ऑर्डर 1 हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ 0 रहता तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 2 रहता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कितना आसान क्वेश्चन था ये, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैक 2018 में पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थोड़ा देर पहले मैंने एक जनरल फॉर्मूला दिया था कि आपको बिल्कुल याद होगा, K बराबर मोल का पावर 1 माइनस n L का पावर n-1 पर सेकंड। ये है, आपसे पूछ रहा है थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा। तो n का वैल्यू आप क्या रखिएगा 3, n का वैल्यू 3 रखिएगा। देखिए क्या आता है, K बराबर मोल का पावर 1 माइनस 3 यानी कि -2, 3 - 1 यानी कि 2 पर सेकंड। यही हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए, K का यूनिट यही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मोल का पावर 1 - 2, ये आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा डी। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं क्या लिखा हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक बात लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जैक का एक मॉडल क्वेश्चन है आपका, जैक किसी ईयर में मॉडल क्वेश्चन में डाला था। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, चाहे वो रिएक्शन कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता ही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन में ये लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत लोग लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। तो बोलेंगे सर डिपेंड्स करता है, या फिर डिपेंड में भी डिपेंड का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ जाता है, लेकिन आप डिक्रीज होता ही नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करता है, इसलिए डिपेंड भी नहीं होगा और डिक्रीज तो नहीं ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2 सनलाइट टू HCl ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, जैक 2016 में आया क्वेश्चन है। देखिए आप कहेंगे सर कोई भी रिएक्शन देके ऑर्डर कैसे पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग रेट लॉ तो बता नहीं सकते, रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैंने भी कहा था आपको। लेकिन कुछ रिएक्शंस के रेट लॉ को आपको याद करना पड़ेगा, आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी के मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कुछ एग्जांपल्स को लिखवाया है, आपको याद रखना पड़ेगा उन एग्जांपल्स को कि कौन सा रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना, कोई रिएक्शन देगा क्या हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे क्या, एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। कोई रिएक्शन देगा तो हम लोग को बताएंगे कैसे कि वो 0 ऑर्डर का है, तो हम लोग को कुछ एग्जांपल्स याद होना चाहिए। तो जैसे ये रिएक्शन आपको याद होगा, यहां पर मैंने ट्रिक भी दिया था ऑफलाइन क्लास में कि जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका रेट लॉ होता है R = K H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर भी 0, क्योंकि ये सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड जनरली नहीं करता है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलिए 0। तो ये किस तरह के एग्जांपल का है, किस तरह का रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन है ये। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब आता है 2023, मतलब बस पिछले साल का क्वेश्चन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, मैंने आपको बताया मॉलिक्युलरिटी क्या नहीं हो सकता है, आपको मैंने कहा 0 तो नहीं ही हो सकता। क्या 0 मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे, 0 मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल ही नहीं है, 3 से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं और 0 भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 सब पॉसिबल है, 0 नहीं हो सकता। हाँ अगर यहाँ ऑप्शन 4 भी रहता तो भी सही हो जाता, लेकिन 4 है ही नहीं, ठीक है। तब तो फिर मोर देन 1 करेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन जैसा आपने भी देखा था, है ना, और ये आपका 2023 में आया हुआ है। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। देखिए ये प्रॉपर क्वेश्चन हुआ, इसमें आपको रेट लॉ दे दिया है। देखिए ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिए आपको इतना जरूर लिख देना है R = K, और रिएक्टेंट आपका कौन कौन है बोलिए, ए और बी, तो आप लिख दीजिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट लॉ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कैसे, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। फर्स्ट ऑर्डर इन ए का मतलब ए के रेस्पेक्ट में पावर 1 लिखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, यानी कि ए का पावर 1।
सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में पावर कितना होगा 2, यानी कि बी का पावर 2 हो जाए। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा दे दिया जाएगा, बोलेगा रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ यही हो गया, आर इक्वल टू के ए टू पावर 1 बी का पावर 2, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर इसलिए 1, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर इसलिए 2। अगर बोलता है ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर तो यहां लिखते 2, बी के ऑर्डर में लिखता फर्स्ट ऑर्डर तो यहां लिखते 1। क्लियर? अब देखिए हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। इसको भी डबल करने के लिए, इसको भी डबल करने के लिए बोलता है। मैं बिना कैलकुलेशन के आपसे आंसर चाहता हूं, बोलिए क्या आंसर होगा। दोनों को डबल करता है, अगर इसको भी डबल कर दें इसको भी डबल कर दें, तो बोलिए अगर इसको डबल करेंगे तो यहां से बाहर क्या निकलेगा 2, इसको डबल कर देंगे तो 2 दूनी कितना बाहर निकलेगा 4, 4 गुना 2 कितना टाइम्स 8 टाइम्स। रेट कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा 8 टाइम्स, सॉरी ये रिड्यूसेस लिखा हुआ है, इंक्रीजेस बाय 8 टाइम। इंक्रीजेस मतलब बढ़ जाता है ना, रिड्यूसेस मतलब घट जाना, 8 टाइम्स में देखिएगा इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। ठीक है, तो आप इसे बनाइएगा कैसे, ठीक है, तो क्या लिखिएगा आर डैश इक्वल टू के, यहां लिखिएगा 2a का पावर 1 b का पावर 2, 2b का पावर 2, आपको बनाने आ गया होगा। तो r डैश इक्वल टू के, यहां से कोएफिशिएंट कितना लिख लेगा 2 और यहां से 4, 4 दूनी 8, यहां लिख दीजिए, सॉरी 8 को बाहर कर दीजिए, 8 इंटू के, a का पावर 1 b का पावर 2। अब एक बात बताइए, इतना किसके बराबर है, a टू पावर 1 b, ये r के बराबर है, तो r डैश इक्वल टू क्या हो गया 8r, यानी कि रेट कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस बाई 8 टाइम्स सी। 21 का क्या आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए मोलर कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर है ना, जो मोलर कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट होता है, इनके पावर के जोड़ को क्या बोलते हैं, यही तो तब से कर रहे हैं, इसी को तो ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पावर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़ को क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज इंक्लूड करना चाहिए था, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, ये बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 22 का ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, when the reaction completes in more than one step, rate of reaction will be determined by। आपने ये ऑफलाइन में पढ़ा होगा कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा एक स्टेप में होता है तो इसे क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहते हैं एलिमेंट्री। जैसे देखिए a प्लस बी से बन रहा है आपका प्रोडक्ट, इसे कहा जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अगर आपका लिखा हुआ है a प्लस 3b से बन रहा है 3b से बन रहा है आपका, मान लेते हैं d, है ना, 3b से क्या बन रहा है आपका d, चलिए, और या सॉरी इसको d नहीं करके हम p कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये बन रहा है आपका। अब अगर मान लेते हैं कि इसको इस रिएक्शन को होने में 3 स्टेप लग रहे हैं, मान लेते हैं पहले स्टेप में a आपका b से रिएक्शन करके c बना रहा है, a आपका 3b से रिएक्शन नहीं कर रहा है, a आपका b से रिएक्शन करके c बना रहा है। सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं b आया, a तो खत्म हो गया आपका, b आया और एक और b आया और वो c से रिएक्शन करके d बनाया। ठीक है, एक देखिए टोटल कितना बी है आपका 3 बी, एक बी आपने यहां खर्च कर दिया, एक बी आपने और लाया, और ये जो सी बना था पहला स्टेप का जो प्रोडक्ट था वो दूसरे स्टेप का मान लेते हैं रिएक्टेंट है, तो बी प्लस सी मिलके क्या बनाया डी। और तीसरे स्टेप में मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूं, एक बी और बचा हुआ है, ये डी से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक काम कीजिए, आप तीनों को जोड़ के देखिए ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए एलएचएस में बचा, आरएचएस में क्या है बोलिए बी प्लस बी प्लस बी 3b बचा, और आपका एलएचएस में और क्या है आपका सी और डी है, तो सी यहां से यहां कट गया आपका, डी यहां से यहां कट गया, तो बचा क्या बोलिए पी। अगर आप तीनों को रिएक्शन को जोड़िएगा, रिएक्टेंट को एक साइड कर दीजिए, क्या क्या बचेगा बोलिए ए प्लस बी 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 3b प्लस और क्या बचा सी, और क्या बचा डी, और उधर क्या बचा बोलिए C प्लस डी प्लस पी, सी डी कट गया आपका, तो A प्लस 3b इक्वल टू क्या बच गया P आपका, बचा ना। तो ये रिएक्शन को 3 स्टेप में लिखा गया है। अब सुनिए मैंने इसे क्यों लिखा है, देखो मैं इसे मिटा देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ क्या बोलेगा, बोलेगा R इक्वल टू के ए बी, इतना ही लिख सकते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं A का पावर 1 और B का पावर 3? नहीं लिख सकते हैं। एक शर्त पे लिख सकते थे, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता, एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप में, तब आप लिख सकते थे A का पावर 1 और B का पावर 3, लेकिन ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसको तो होने में 3 स्टेप लगा। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम लोग किस स्टेप के बेसिस पे रेट लॉ लिखेंगे, कौन सा स्टेप को देख के, है ना। तो मान लेते हैं ये स्टेप हो रहा है आपका स्लो, ये हो रहा है आपका फास्ट, और ये भी हो रहा है आपका फास्ट। तो किस स्टेप को देख करके रेट लॉ लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो स्टेप स्लो हो रहा होता है, जो स्टेप क्या हो रहा होगा स्लो, उसी को देख के रेट लॉ लिखते हैं, है ना। तो इन तीनों में बताइए स्लो कौन सा, ये है, तो इसी को देख के रेट लॉ लिखेंगे। तो इसको देख के क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के ए और बी तो लिख ही रहे थे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां लिख देंगे 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां लिख देंगे 1,
क्लियर? तो इसका बताइए ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो स्टेप आपका स्लो होगा उसी को देख के हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, और अगर रेट लॉ उसको देख के लिखे तो ऑर्डर भी उसी को देख के लिखेंगे। तो ऑर्डर किस स्टेप से निर्धारित होता है, कौन सा स्टेप से? जो स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। ध्यान रखिएगा, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप स्लो होता है उसी से रेट को डिसाइड किया जाता है, और रेट अगर डिसाइड किया गया तो ऑर्डर भी डिसाइड किया जाएगा। तो बोलिए कौन सा स्टेप से निकाला जाता है, तो बोलिए, है ना, लास्ट स्टेप स्लो स्टेप। क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप से ही हम लोग रेट या ऑर्डर डिसाइड करते हैं। क्लियर? मैंने आपको कंसेप्ट देकर के समझाया। अगर यहां लिखा रहता स्लो तो अब यहां लिखते बी सी, दोनों का पावर 1 1, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 था। यहां लिखा रहता स्लो तो हो जाता बी डी, दोनों का पावर 1 1, तो ऑर्डर हो जाता 2। समझ में? ऑर्डर तो दोनों केस में 2 होता, लेकिन रेट लॉ किससे लिखेंगे आप, जो स्लो हो रहा है कि जो फास्ट हो रहा है? तो जो स्लो हो रहा है उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम फॉर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि इस रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है। देखिए एक बात बताइए, है ना, रेट का यूनिट क्या था? रेट का यूनिट था आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था रेट। और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या था? तो मोल का पावर 1 - n, एल का पावर n - 1 पर सेकंड। अब आप बताइए n का वैल्यू अगर आप 0 रख के देखते हैं, 0, तो क्या आएगा, बोलिए, मोल का पावर 1, एल का पावर -1 पर सेकंड। तो बोलिए रेट कांस्टेंट और आर दोनों का यूनिट सेम आ गया कि नहीं? देखिए तो, है ना। कब? जब मैंने n का वैल्यू क्या रखा, 0, यानी कि 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है। किस ऑर्डर के लिए? 0, क्योंकि मैंने यहां n का बराबर 0 रखा था, सॉरी n बराबर मैंने 0 रखा था, तब ना ये k का वैल्यू आया। तो k और r दोनों का यूनिट सेम होता है। किस ऑर्डर के लिए? 0 ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 ऑर्डर, 24। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। x + y = z, एक क्वेश्चन है, x + y = z, है ना। अब इसका रेट लॉ भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, r = k, x का पावर 1, y नहीं दिया अब आपका, है ना। आपसे पूछ रहा है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों। तो बोलिए मॉलिक्युलरिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं? व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मैंने आपको कहा था जितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाए होंगे। तो इसके आगे में कितना है, 1, इसके आगे में कितना है, 1, तो 1 + 1 कितना, 2, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, 2। कितना सिंपल। और ऑर्डर क्या होता है? कंसंट्रेशन का जो पावर होता है, पावर, उसी को ऑर्डर कहा जाएगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलिए 1, मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर कितना, 1। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, तो मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A, 25 का A। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराया और होपफुली आपको ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए आप जब भी एमसीक्यू बनाने के लिए बैठे होंगे, आपके पास अगर आप पहले से चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, केवल ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बैठ गए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। आपको पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। एमसीक्यूज तो उससे निकलने वाला एक रिजल्ट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। क्लियर? तो आप लोग पढ़े होंगे और आपको उम्मीद करता हूं कि 25 क्वेश्चन आपसे बने होंगे। अगर इस टाइप के 25 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आपसे, तो समझ लीजिए जो आपका टॉपिक है, देखिए मैंने टॉपिक लिखा है, कौन कौन सा टॉपिक है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, यहां तक आपका कवर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो आगे के जो 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आता है, आर्हेनियस इक्वेशन आता है, फिर कैटलिस्ट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आता है। इनके जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और रिवाइज करिएगा। ठीक है, थैंक यू।